दूसरों को 0.01% की संभावना से मिलने वाले उपकरण। यह आदमी डंग के पुरस्कारों को 100% खुद चुन सकता है। वह ब्लेड ऑफ वॉल्फ डिस्ट्रक्शन जिसे दूसरे लोग 10,000 बार डंग क्लियर करने पर भी नहीं पा सकते, लेकिन वह इसे सिर्फ एक बार पार करके आसानी से हासिल कर सकता है। दरअसल ठीक 10 साल पहले दुनिया भर में ग्रे जोन का संकट सामने आया था। ग्रे जोन के अंदर अनगिनत राक्षस छिपे हुए हैं जो इंसानों का एक तरफा कत्लेआम कर रहे हैं। इंसानों के वे सभी आधुनिक हथियार जिन पर उन्हें गर्व था, सब बेकार हो गए। ग्रे जोन डंग में बहुत लंबे समय तक रुकने पर आम लोग धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगते हैं और लंबे समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। अगर इन्हें समय रहते साफ नहीं किया गया तो ग्रे जोन डंग लगातार फैलते रहेंगे और आखिरकार पूरी दुनिया को ढक लेंगे। लेकिन तभी भगवान द्वारा चुने गए पेशेवर सामने आए। केवल वे ही ग्रे जोन के राक्षसों को हरा सकते हैं। ये पेशेवर डंगन को एक्सप्लोर करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं और ग्रे धुंध के आक्रमण का विरोध करते हैं। जब तक ग्रे जोन डंग के सभी राक्षसों को मार दिया जाएगा, तब तक ग्रे धुंध गायब हो जाएगी। हालांकि वांग जिफान ग्रे जोन डंग के एक आक्रमण के दौरान एक चांदी ग्रे रंग के विशाल भेड़िए द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसने टीम के जादूगर और तीरंदाज के लिए हमला करने का मौका सफलतापूर्वक बनाया। आखिरकार उन्होंने उस लेवल 2 के विशाल भेड़िए राक्षस को सफलतापूर्वक मार डाला और अपने हिस्से का खजाना लेकर सीधे चले गए। उन्हें मुख्य किरदार के जिंदा या मरने की कोई परवाह नहीं थी, जैसे कि उनके लिए वह सिर्फ एक मोहरा था। पता नहीं कितना समय बीत गया। वांग जिफान ने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या वह देर रात तक ओवरटाइम काम नहीं कर रहा था? वह बीच में सोकर उठा तो यहां कैसे आ गया? इसके अलावा यह चेहरा और यह शरीर भी उसका नहीं था। लेकिन जब वांग जिफान उलझन में था, तभी कुछ ऐसी यादें उसके दिमाग में आईं जो उसकी नहीं थीं। यहां राक्षस हैं, यहां ग्रे जोन डंग हैं। तो वह असल में एक दूसरी दुनिया में आ गया था और एक पेशेवर बन गया था, और पहले ही डंग में उसे मोहरा बना दिया गया था एंड उन कमीनों द्वारा बेरहमी से छोड़ दिया गया था। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक अदृश्य स्क्रीन उभर आई, जिस पर लिखा था कि कस्टम डंग रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, जो उसे डंग से मिलने वाले किसी भी पुरस्कार को चुनने की अनुमति देता है। वांग जिफान ने ऐसा सिस्टम कभी नहीं सुना था, क्योंकि डंग के पुरस्कार आमतौर पर रैंडम होते हैं। लेकिन अगर पुरस्कार चुनने की आजादी मिल जाए तो दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से मजबूत हुआ जा सकता है। उसने बिना झिझक उस हथियार को चुना जिसकी संभावना केवल 0.01% थी, जो कि एक दुर्लभ श्रेणी का हथियार था, और 1% संभावना वाला एक बेहतरीन श्रेणी का कवच भी चुना। जल्द ही वांग जिफान की आंखों के सामने हवा में एक ब्लेड ऑफ वॉल्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई दिया और उसके शरीर पर अपने आप वह बेहतरीन भेड़िए की खाल का कवच आ गया। इसके बाद वह पोर्टल के जरिए उस डंग से बाहर निकल गया और इस दूसरी दुनिया के असली शहर में वापस आ गया। उसने पाया कि रैंडम तरीके से ग्रे धुंध और राक्षसों के आने के अलावा यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। उसने पहले घर जाकर इस दुनिया की जानकारी जुटाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह एक बस में चढ़ा, उसका सामना ग्रे धुंध के आक्रमण से हो गया। बस के अंदर के यात्री घबरा गए और तुरंत वहां अफरातफरी मच गई। वांग जिफान तुरंत बस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़ा हुआ और सभी को अपनी सीटों पर वापस बैठने के लिए कहा। फिर उसने ड्राइवर से पूरी रेस देकर ग्रे धुंध वाले इलाके से बाहर निकलने को कहा। लेकिन तभी अचानक बस पर किसी नुकीली चीज से हमला हुआ, जिसने एक ही पल में पूरी बस को 2 टुकड़ों में काट दिया। वांग जिफान ने खुलासा किया कि वह एक पेशेवर है और सभी से जीने की उम्मीद आसानी से न छोड़ने को कहा। ड्राइवर को जैसे बचने की उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा कि अगर वह उस राक्षस को उलझाए रख सके और पास की मैनेजमेंट ब्यूरो टीम के आने तक टिक सके, तो राक्षस से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन जब ड्राइवर ने उससे पूछा कि वह कितने लेवल का पेशेवर है, तो वांग जिफान ने ईमानदारी से जवाब दिया कि वह एक लेवल 1 का योद्धा है। यह जवाब सुनकर ड्राइवर की मुस्कान वहीं की वहीं गायब हो गई। लोगों में जो जीने की उम्मीद अभी अभी जगी थी, वह जैसे चेहरे पर ठंडा पानी पड़ने से तुरंत बुझ गई। सचमुच इस दुनिया में योद्धा का पेशा भेदभाव की कतार में सबसे निचले स्तर पर था।
तभी एक लेवल 2 का गैंडा राक्षस बाहर निकला। अभी जो बस कटी थी वह उसके सींग से ही कटी थी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि वांग जिफान लड़ाई के मोड में आ गया है और तुरंत उसे भेड़िए की खाल का कवच और ब्लेड ऑफ वॉल्फ डिस्ट्रक्शन पहना दिया। हालांकि अभी वह केवल लेवल 1 का था, लेकिन अपने इस गियर के दम पर वास्तव में उसके पास अन्य पेशेवरों के लेवल 3 जितनी ताकत थी। जैसे ही वांग जिफान ने ब्लेड ऑफ वॉल्फ डिस्ट्रक्शन से वार किया, लेवल 2 का वह गैंडा राक्षस एक ही वार में मारा गया। सभी को योद्धा के पेशे को फिर से नए नजरिए से देखने पर मजबूर होना पड़ा। क्या यही योद्धा के पेशे का असली रूप है? वांग जिफान ने सिस्टम पैनल को देखा और थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि इस बार राक्षस को मारने पर कोई उपकरण नहीं मिला। वह ग्रे जेड मैनेजमेंट ब्यूरो के लोगों का इंतजार किए बिना ही हाथ हिलाते हुए घटना स्थल से चला गया। बाद में ब्यूरो की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। राक्षस के शरीर के घाव से यह साफ दिख रहा था कि उसे सामने वाले ने एक ही झटके में मार गिराया था। ऐसी प्रतिभा को टीम में शामिल करने के लिए उन्होंने पूछा कि राक्षस को खत्म करने वाला पेशेवर कौन था। उस ड्राइवर ने बताया कि वह एक लेवल 1 का योद्धा था और वह काफी पहले ही जा चुका है। उस महिला को आसानी से विश्वास नहीं हुआ कि एक योद्धा भी अपने से ऊंचे लेवल के राक्षस को मार सकता है। उसे शक हुआ कि उस व्यक्ति के पास लेवल छुपाने वाला कोई आइटम था। दूसरी तरफ वांग जिफान जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर पेंट से लिखा था, कर्ज चुकाओ, पैसे वापस करो। तभी कर्ज वसूलने वाले 1 दर्जन आदमी वहां आए और बात करने लगे। उन्हें लगा था कि वह कर्ज से बचने के लिए भाग गया है। वांग जिफान को तब इस शरीर के पुराने मालिक की याद आई, जिसने शायद एक बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था। वह असल में पैसों से एक अच्छा पेशा खरीदना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसका वह दाव फेल हो गया। पैसे पुराने मालिक ने उड़ाए थे, लेकिन कर्ज अब इसे चुकाना था। कर्ज वसूलने वाले ने वांग जिफान का कॉलर पकड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गया। वांग जिफान ने उससे सवाल किया कि पैसे चुकाने के दिन में अभी भी 3 दिन बचे हैं न? कर्ज वसूलने वाले ने उसे बताया कि वह पूरे 50 लाख हैं। 3 दिन तो दूर की बात है, अगर उसे 30 दिन भी दे दिए जाएं, तब भी वह नहीं चुका पाएगा। उसने कहा कि वह 3 दिन बाद फिर अपने आदमियों को लाएगा। अगर तब भी पैसे नहीं चुकाए तो वे वांग जिफान का यह घर जब्त कर लेंगे। वांग जिफान ने सोचा नहीं था कि पैर रखते ही वह 50 लाख के भारी कर्ज में डूब जाएगा। उसने पेशेवरों का फोरम खोला एंड मिशन में मदद मांगने वाली एक पोस्ट देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने कस्टम रिवॉर्ड सिस्टम का फायदा उठा सकता है और दुर्लभ उपकरण पाकर उन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका सकता है। पुराने मालिक की यादों के अनुसार इस दुनिया में रैंडम तरीके से आने वाले ग्रे जोन डंग के अलावा सामान्य डंग भी हैं, जहां पेशेवर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। वांग जिफान के लिए इस समय सबसे अच्छा विकल्प यह था कि वह पहले सामान्य डंग में जाकर अपना लेवल बढ़ाए और उपकरण हासिल करे। लेवल 1 के डंग से ज्यादा दुर्लभ श्रेणी के उपकरण ही मिल सकते हैं। इस दुनिया की कीमतों के अनुसार सबसे महंगा लंबी दूरी का हथियार लगभग 5 लाख से 7 लाख में बिक सकता है, लेकिन उसके लिए सिरदर्द की बात यह थी कि वह दिन में केवल एक ही बार डंग में जा सकता था। 3 दिन के समय में 50 लाख जुटाना नामुमकिन था, लेकिन अब उसके पास ब्लेड ऑफ वॉल्फ डिस्ट्रक्शन था, जिससे वह लेवल 2 के राक्षसों को आसानी से एक झटके में मार सकता था। इसलिए अपने से ऊंचे लेवल 3 के डंग को चुनौती देना भी असंभव नहीं था। अगले दिन वांग जिफान शहर के केंद्र में आ गया। इनाम से भरपूर लेवल 3 के डंग में जाकर स्थिति देखने का इरादा है, पर किसे पता था कि लेवल 2 की लोन बियर केव डंग के पास से गुजरते हुए उस दिन डंग में खुद को धोखा देने वाले उन 3 कमीनों को देखेगा। वे अभी भी बेशर्मी से कह रहे थे कि टीम में एक टैंक की कमी है और वांग जिफान को जल्दी आकर साथ में डंग खेलने को कहने लगे। वांग जिफान को वे पहले भी डंग में एक बार फंसाकर मार चुके थे। वही गलती वह दोबारा कभी नहीं करने वाला था। उसने उन तीनों को मना कर दिया और कहा कि आज वह लेवल 3 के डंग में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। पर जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सामने वालों ने उसका मजाक उड़ाना और अपमान करना शुरू कर दिया। लेवल 1 के डंग में ही मरने की नौबत आ गई थी और अब लेवल पार करके लेवल 3 के डंग को चुनौती देने की सोच रहा है। इस पर वांग जिफान खामोश हो गया। इस शरीर का पुराना मालिक वाकई हमेशा से बहुत बदकिस्मत रहा था, लेकिन अब जब उसके पास कस्टम रिवॉर्ड सिस्टम है
तो किस्मत हमेशा के लिए उसके साथ हो चुकी है। उनमें से एक ने ताना मारना जारी रखा, अपनी सारी जमापूंजी से क्लास चेंज कार्ड खरीद लिया और अब कर्ज चुकाने के लिए इनाम जीतने की खातिर मजबूरन हाई लेवल डंग में खतरा मोल लेने जा रहा है। हालांकि उस आदमी ने तुक्के में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, फिर भी वांग जिफान ने कमजोरी नहीं दिखाई। जितना कर्ज मुझ पर है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल तो तुम्हारा वह एक जान का कर्ज चुकाना होगा जो तुम पर मेरा है। इस एक बात ने उन तीनों को बिल्कुल खामोश कर दिया। उन्हें लगा था कि वांग जिफान को पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया गया था और जानबूझकर उसे बॉस को थकाने के लिए पहले भेजकर मरने दिया गया था। इसके बाद वांग जिफान लेवल 3 के डंग किंगपिंग विलेज के पोर्टल के सामने पहुंचा। तभी उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आया। पता चला है कि प्लेयर अपनी लेवल से ऊपर की चुनौती दे रहा है। क्या आप फिर भी डंग में प्रवेश करना चाहते हैं? वांग जिफान ने बिना कुछ सोचे सीधे डंग के पोर्टल में कदम रख दिया। 50 लाख के भारी कर्ज को चुकाने के लिए वह आदमी लेवल 1 का होते हुए भी लेवल 3 के डंग में घुसने की हिम्मत कर बैठा। हालांकि टीम में मिले सभी साथी लेवल 3 के पॉपुलर क्लास वाले थे, पर जब उन्हें पता चला कि मुख्य किरदार जो कि एक वॉरियर है सिर्फ लेवल 1 का है, तो उनके चेहरों पर हैरानी और नफरत साफ दिखने लगी। लेवल 1 में ही लेवल 3 के डंग को चुनौती देने आ गया। क्या यह खुद मौत को दावत देना नहीं है? पूरी टीम में वह इकलौता फ्रंटलाइन टैंक था, लेकिन लेवल बहुत कम होने की वजह से उसका कोई फायदा नहीं था। यह देखकर वांग जिफान को भी अपनी ब्लेड ऑफ वुल्फ रूइन दिखानी पड़ी। बाकी लोग इस रियर वेपन को पहचानते थे, जिसकी कीमत लाखों में थी। साथ ही उसके बेहतरीन ग्रेड के आर्मर को देखकर उन्होंने भी मान लिया कि उसके पास लेवल 3 के डंग में आने की योग्यता है। उनमें से एक गनर ने टीम के काम बांटना शुरू किया। उसने वांग जिफान को सबसे आगे बढ़कर दुश्मनों का ध्यान भटकाने को कहा और वादा किया कि हीलर खास तौर पर उस पर ध्यान रखेगा, उसे हील करेगा और उसका स्टेटस फुल रखेगा। लेकिन वांग जिफान को दुश्मनों के बीच अंधाधुंध कूदना पसंद नहीं था, इसलिए उसने पहले ही गनर की इस अनुचित मांग को ठुकरा दिया। क्योंकि इस शरीर के पुराने मालिक ने जब पहली बार डंग में प्रवेश किया था तो उसे मोहरा बनाया गया था और वह बिना वजह मारा गया था। बाकी साथियों ने यह सुनते ही तुरंत पलटवार किया। तो क्या हम जैसे कम हेल्थ वाले लोग आगे जाएं? वांग जिफान ने शांति से कहा, जो सिर्फ आगे की तरफ आंखें बंद करके भागते हैं वे मोहरे होते हैं। मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आगे बढ़कर मुकाबला करूंगा। इस पर गनर ने लाचार होकर कहा, अगर तुम टीम की अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हो तो हम सब अपने अपने तरीके से लड़ेंगे। जब तुम्हें चोट लगेगी तो हीलर से हील करने की उम्मीद मत रखना। वांग जिफान ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह जानता था कि अगर वह आगे बढ़ भी जाता तो भी यह पक्का नहीं था कि वे उसे हील करते। तभी एक बूढ़े एनपीसी ने दरवाजा खोला और हांफते हुए कहा कि डाकू गांव के बाहर आ चुके हैं। उसने प्लेयर्स से मदद की गुहार लगाई और फिर आसमान में एक काउंटडाउन शुरू हो गया। डाकू 10 सेकंड में हमला करने वाले थे। 10 की गिनती पूरी होने के बाद उनमें से 2 डाकू सबसे पहले आंगन में घुस आए। गनर ने तुरंत अपनी दोनों बंदूकें निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। वांग जिफान बड़ा हैरान हुआ। इन डाकुओं के पास सिर्फ ठंडे हथियार, तलवार आदि थे, तो टीम में गनर क्लास के होते हुए क्या तुम उन्हें आसानी से कुचल नहीं सकते? पर जैसे ही उसे लगा कि लेवल 3 का डंग इतना आसान है, उन दोनों डाकुओं ने पैंतरे बदलकर गोलियों से खुद को बचा लिया। तब जाकर वांग जिफान को एहसास हुआ कि इन डाकुओं की रिएक्शन स्पीड ग्रे डोमेन के मॉन्स्टर्स जैसी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि टीम में 2 गनर थे। उन्होंने आपस में तालमेल बिठाया और क्रॉस फायरिंग की, जिससे दोनों डाकुओं के बचने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। वांग जिफान ने भांप लिया कि इन डाकुओं की रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन उनका डिफेंस उतना मजबूत नहीं था। तभी एक डाकू छत के किनारे से घूमकर पीछे की तरफ आया। वह टीम के हीलर को मारना चाहता था। अच्छा हुआ कि वांग जिफान ने सही समय पर कदम उठाया और उसके लिए उस वार को अपने ऊपर रोक लिया। टक्कर होने के बाद वह डाकू कुछ दूरी पीछे हट गया और हैरान होकर देखने लगा कि उसके हाथ की तलवार अब भी कांपते हुए आवाज कर रही थी। पर अगले ही पल वांग जिफान उस पर टूट पड़ा और उसने डाकू को उसकी तलवार समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। इस डैमेज ने गनर को वहीं का वहीं हैरान कर दिया। रेयर ग्रेड का हथियार वाकई कमाल का था।
लेवल 1 का वॉरियर भी इतनी आसानी से लेवल पार करके मॉन्स्टर को मार रहा था, लेकिन टीम के हीलर की मदद करने की वजह से वह अब और भी ज्यादा डाकुओं से घिर गया था। वांग जिफान इन डाकुओं की ताकत पहले से ही जान चुका था। चाहे कितने भी आ जाएं, वह अकेले निपट सकता था। पर तभी अचानक एक गोली उसके चेहरे के पास से गुजरी। हालांकि उसने मौके पर ही 2 डाकुओं को मार गिराया, लेकिन साथ ही उसने वांग जिफान के चेहरे को भी छील दिया। शुरुआत में वांग जिफान को इन दोनों गनर्स पर कोई शक नहीं था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह जहां भी जाता उसे ही निशाना बनाकर गोली चलाई जाती। अगर उसके पास बेहतरीन ग्रेड का आर्मर न होता तो वह उन दोनों की गोलियों से मारा जा चुका होता। तो असल में वॉरियर जैसी मोहरा क्लास सिर्फ मॉन्स्टर्स के हाथों ही नहीं मरती, बल्कि अपने ही साथियों के हमलों से भी मारी जा सकती है। उस गनर ने वांग जिफान का मजाक उड़ाते हुए यह तक कह दिया कि वह डाकुओं के साथ मिला हुआ है और उसकी गोलियों के आड़े आ रहा था। वांग जिफान आखिरकार इन जानवरों का असली चेहरा समझ गया। वे अपने साथियों की जान की कोई परवाह नहीं करते थे। तभी एक बहुत बड़ा लोहे का गोला आंगन के बीचों बीच आकर गिरा। धूल हटने के बाद एक विशाल आकृति सबके सामने आई। इसी के साथ डंग को पार करने का नियम बदल गया। किंगपिंग विलेज के बॉस को मारने पर शानदार इनाम मिलेगा। दोनों गनर्स ने तुरंत डाकुओं के सरदार पर फायरिंग शुरू कर दी, पर गोलियों का सामने वाले पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। डाकुओं के सरदार ने अचानक जमीन पर जोर से लात मारी और सीधे हवा में उछल गया। जमीन पर आते ही उसने एक गनर को मौके पर ही कुचलकर मार डाला, जबकि दूसरे का बायां हाथ कट गया। वह जान बचाकर अपनी टीम की तरफ भागा। उनके अंधाधुंध हमले की वजह से ही डाकुओं का सरदार उनका पीछा करने के लिए आकर्षित हुआ था। वह गनर भागकर वांग जिफान के सामने आया और बोला कि अगर वह बॉस का एग्रो ध्यान अपनी तरफ खींच सके तो वह पीछे से डैमेज देकर बॉस को मारने में मदद कर सकता है। वांग जिफान पहले तो भाव नहीं देना चाहता था, लेकिन यह सोचते हुए कि बॉस की असली ताकत का अभी पता नहीं है, साथियों का बचे रहना जरूरी था। और वैसे भी वह अपने साथियों को धोखा देने वाले इन लोगों को एक ऐसा खौफ देना चाहता था जिसे वे जिंदगी भर न भूल सकें। वांग जिफान ने ब्लेड ऑफ वुल्फ रुइन को घुमाया और डाकुओं के सरदार पर एक जोरदार वार किया, पर नतीजा यह हुआ कि रेयर ग्रेड का हथियार भी कोई डैमेज नहीं दे पाया। वांग जिफान तुरंत समझ गया कि इस बॉस को मारने के लिए शायद किसी खास मैकेनिज्म की जरूरत थी। वह गनर अब भी पीछे से वॉरियर भाई को लगातार उकसा रहा था कि जल्दी से उसे दूर ले जाओ, लेकिन डाकू के मुखिया के माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट का सामना करते हुए वांग जिफान ने केवल पीछे मुड़कर शूटर को देखकर मुस्कुरा दिया। अगले ही पल एक विशाल मुक्के ने सामने के फर्श को चकनाचूर कर दिया। मुक्के की जोरदार हवा ने शूटर को जमीन पर गिरा दिया। इस तीव्र झटके ने लगभग उसका डर के मारे पेशाब निकाल दिया था। उसी समय वांग जिफान की आकृति दूसरी दिशा में दिखाई दी। वह बॉस के गुस्से एग्रो को अपनी ओर खींचने में सफल रहा। उस डाकू मुखिया ने वांग जिफान को ढूंढने के बाद तुरंत उस पर धावा बोल दिया, लेकिन वांग जिफान फिर भी उस शूटर को छोड़ने को तैयार नहीं था और उसने जानबूझकर बॉस को उसकी तरफ आकर्षित किया। अरे भाई, भागो मत, जल्दी यहां आओ, हम मिलकर बॉस से लड़ेंगे। नतीजतन अगले ही पल डाकू मुखिया ने फिर से एक और माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया, जिसने उस शूटर को झकझोर कर लुढ़कने और रेंगने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह कई बार प्रताड़ित होने के बाद उस शूटर का मानसिक संतुलन लगभग टूट गया। तभी वांग जिफान ने अनजाने में डाकू मुखिया की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे अप्रत्याशित रूप से प्रभावी नुकसान डैमेज हुआ। इस समय शूटर को भी एहसास हो गया कि यह योद्धा उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वांग जिफान ने कहा, अगर अक्सर बॉस के खौफ का सामना नहीं करोगे तो टीम के लिए योद्धा के बलिदान का सम्मान करना कैसे सीखोगे। इसलिए वांग जिफान डाकू मुखिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता रहा और टीम के बाकी लोगों की दिशा में भागने लगा। वह हीलर उपचारक स्वाभाविक रूप से बॉस से डर गया और उसने तुरंत एक लेवल 3 का निम्नस्तरीय नियंत्रण स्क्रॉल इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही तत्वों की शक्ति से बना पिंजरा नीचे गिरा, वांग जिफान बाल बाल बचकर बाहर निकल गया। लेकिन वह शूटर उतना भाग्यशाली नहीं था। वह सीधे डाकू मुखिया के साथ ही फंस गया। उसने पीछे मुड़कर बॉस को देखकर एक दयनीय मुस्कान दी और अगले ही पल मौके पर ही उसका खून बिखर गया। वांग जिफान केवल इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ये लोग इतने बेरहम होंगे।
कि अपने ही साथी को इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं। लेकिन अब वह जान चुका था कि इस बॉस की कमजोरी कहाँ है। वह सीधे डाकू मुखिया के सामने आया और चुपचाप एलिमेंटल पिंजरे का समय समाप्त होने का इंतजार करने लगा। जल्द ही 10 सेकंड पलक झपकते ही बीत गए। डाकू मुखिया मौके पर ही पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आया। उसी समय वांग जिफान भी अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा। दो शक्तिशाली ताकतों के भीषण टकराव के बाद वह डाकू मुखिया घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसका शरीर डेटा के टुकड़ों में बदलकर गायब हो गया और वांग जिफान भी बॉस को मारने के कारण सीधे लेवल 2 पर पहुंच गया। लेकिन जब वह सिस्टम के रिवॉर्ड्स पुरस्कारों के सेटलमेंट का इंतजार कर रहा था तो पूरे मैच में कुछ न करने वाले उस हीलर ने फिर भी हिस्सा मांगने की हिम्मत की। दूसरा हत्यारा असासिन तो और भी आगे निकल गया। उसने मरे हुए 2 शूटरों के पुरस्कारों को भी हड़पने की कोशिश की। वांग जिफान ने दृढ़ता से मना कर दिया। मैंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तुम लोगों ने पीठ पीछे गोलियां चलाईं, फिर भी मेरा चुप रहना ही बहुत बड़ी उदारता थी। अब तुम मेरे इक्विपमेंट उपकरण हड़पना चाहते हो। यह कुछ ज्यादा ही बेशर्मी है। वह हत्यारा वांग जिफान की ताकत को जानता था। चलो छोड़ो, हम इस आदमी को नहीं हरा सकते। बेहतर होगा कि हम यहां से चले जाएं। लेकिन वांग जिफान ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? इस बात ने तुरंत उन दोनों के पसीने छुड़ा दिए। मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग प्रोफेशनल्स को बिना किसी कारण के आपस में लड़ने और मारने से रोकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैनेजमेंट ब्यूरो तुमसे पूछताछ करेगा? वांग जिफान का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं न होता तो तुम लोग सीधे बॉस के हमले में मारे जाते, अपने जीवन रक्षक के सामने। क्या तुम्हें धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? यह सुनकर दोनों कुछ देर के लिए रुके और फिर धन्यवाद कहा और तुरंत डंजन डिटेचड कॉपी से बाहर निकल गए। दूसरों को जो इक्विपमेंट 0.01% की संभावना से मिलता है, यह आदमी डंजन के रिवॉर्ड 100% खुद चुन सकता है। उसने बेहद कम ड्रॉप रेट वाली 3 एक्सीलेंट ग्रेड स्किल बुक्स चुनी, जो क्रमशः नींद में तलवारबाजी का अभ्यास करने वाली ड्रीम थी, गति बढ़ाने और सुधारने वाली विंड कंट्रोल टेक्निक थी, और आखिरी लॉन्ग रेंज प्रोफेशन के लिए क्विक ड्रा थी। इस स्किल बुक को बेचकर कम से कम 10 लाख का कर्ज चुकाया जा सकता था। इसलिए उसने तुरंत इसे ट्रेडिंग एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया और ध्यान खींचने के लिए एक कम कीमत निर्धारित की। निश्चित रूप से जल्द ही एक खरीदार ने वांग जिफान से कीमत पर बातचीत करने के लिए संपर्क किया। उसने सीधे 12 लाख की पेशकश की, लेकिन शर्त आमने सामने की डील की थी। उसने ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे हाँ कर दी। घर पहुंचने के बाद वह तुरंत सोफे पर लेटकर सो गया। निश्चित रूप से सोने के बाद उसने सपनों की दुनिया में प्रवेश किया। हालांकि शरीर की वास्तविक अनुभूति वास्तविक दुनिया जैसी ही थी, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि क्योंकि यहां कुछ भी नहीं था, इसलिए उसकी संवेदनाएं और भी अधिक तीव्र हो गई थीं। तभी उसके पीछे एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि वह व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। फिर उस मिरर इमेज दर्पण छवि वाले खुद ने तलवार खींचकर उस पर हमला कर दिया। नतीजतन वांग जिफान ने पलटवार करते हुए उसे मौके पर ही मार गिराया। तो तथाकथित नींद में मजबूत होने का मतलब खुद को पार करना था। पहले मिरर इमेज को मारने के बाद वांग जिफान के चारों ओर और भी कई मिरर इमेज दिखाई देने लगे। इस समय एच सिटी के ग्रे जोन कॉम्बैट मैनेजमेंट ब्यूरो के मुख्यालय में हाल ही की कुछ ग्रे मिस्ट धुंध की घटनाओं को देखकर सभी लोग लाचार महसूस कर रहे थे। महानिदेशक ने लाचारी से कहा, ब्यूरो के एलीट ग्रे मिस्ट को साफ करने गए थे, लेकिन बार बार आई ऑफ झोंगयान द्वारा बाधित किए गए। इस महीने में यह पहले ही 5वीं घटना है। क्या आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास इससे निपटने की कोई योजना है? तभी अचानक एक महिला अंदर आई और उसने कहा कि हाल ही में उसके अधिकार क्षेत्र में किसी ने ब्यूरो की तरफ से एक अचानक होने वाली ग्रे मिस्ट की घटना को सफलतापूर्वक रोक दिया है। डिप्टी डायरेक्टर को इसमें कुछ खास नहीं लगा। कभी कभी कुछ स्वतंत्र प्रोफेशनल्स संयोग से ब्यूरो की मदद कर देते हैं। ग्रे मिस्ट की घटनाएं पहले भी सुलझाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि यह कभी नहीं हुआ। महिला को लगा कि इस बार बात अलग है। उन्होंने एक फायर पास करने वाले चुआन हुओजे को जिंदा पकड़ा है। पूछताछ से पता चला है कि आई ऑफ झोंगयान के लीडर पैगंबर ने अपने ओरेकल दिव्यवाणी में इस व्यक्ति के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की थी।
उन्होंने पाया कि पैगंबर की भविष्यवाणी में पहली बार कोई चूक हुई है। डिप्टी डायरेक्टर ने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि यह व्यक्ति पैगंबर की भविष्यवाणी की क्षमता को तोड़ने की कुंजी है, और क्या इस व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है। महिला पहले ही व्यवस्था कर चुकी थी। उस बस रूट के किनारे के आवासीय क्षेत्रों की एक एक करके जांच की जा रही है। जैसा कि अपेक्षित था, जल्द ही वह व्यक्ति मिल जाएगा। जल्द ही सुबह का समय हो गया। भले ही यह सपने में अभ्यास था, लेकिन पूरी रात सैकड़ों मिरर इमेजेस से लड़ने के बाद वांग जिफान को थकान महसूस हो रही थी। वह चल ही रहा था कि अचानक एक आदमी उससे टकरा गया। वांग जिफान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे अपना पैनल खोला और पाया कि सिर्फ एक ही रात में योद्धा की बेसिक तलवारबाजी लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच गई थी। हालांकि इसमें ऊर्जा तेजी से खत्म होने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सिर्फ सोने से ही लेवल अप करने में मदद मिलना वाकई एक अद्भुत दिव्य कौशल है। वांग जिफान खरीदार के वादे के अनुसार डील की जगह पर पहुंच गया। सामने एक लंबा चौड़ा और मजबूत मांसपेशियों वाला आदमी था। ऐसा लग रहा था कि वह यहां काफी समय से इंतजार कर रहा था। वह आदमी खड़ा हुआ और वह वांग जिफान से काफी लंबा था। क्या तुम ही सेलर विक्रेता हो? उत्कृष्ट स्तर की कौशल पुस्तक कहाँ है? वांग जिफान ने क्विक ड्रा कौशल पुस्तक बाहर निकाली। जब उस हट्टे-कट्टे आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसने इसे तुरंत दूर हटा लिया। एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से माल लो। उस हट्टे-कट्टे आदमी ने अपना पैनल खोला और पैसे ट्रांसफर करने लगा। साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो बस एक लेवल 2 का योद्धा है, कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे उत्कृष्ट स्तर की कौशल पुस्तक मिल गई। फिर उसने वांग जिफान को 8 लाख ट्रांसफर किए। वांग जिफान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि कल तो 12 लाख की बात तय हुई थी, तो केवल 8 लाख क्यों दिए? किंतु उस हट्टे-कट्टे आदमी ने सीधे पिस्तौल निकालकर उसके माथे पर तान दी। एक मामूली योद्धा होने के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी ऊंची कीमत मांगो। तुम्हें 8 लाख देना ही मेरी बहुत बड़ी दयालुता है। जल्दी से वह कौशल पुस्तक मुझे सौंप दो। लेकिन अगले ही पल शहर की एक संकरी गली में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर देखा गया कि वांग जिफान ने उस हट्टे-कट्टे आदमी को ऊपर उठा रखा था। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मुझसे कहता है कि एक मामूली योद्धा। तुम मानो या न मानो, लेवल 2 का होकर भी मैं अभी लेवल 4 के तुम्हें कुचल सकता हूं। वह हट्टा-कट्टा आदमी डर के मारे लगभग हांफने लगा था। मैं आगे से कभी किसी योद्धा को कमतर समझने की हिम्मत नहीं करूंगा। तब जाकर वांग जिफान ने अपना हाथ ढीला किया और उसे नीचे उतार दिया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं प्रबंधन ब्यूरो के लोगों से कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। भाई, तुम भी तो बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते ना? इसलिए जल्दी से बाकी के पैसे मुझे दे दो। इसके बाद उस हट्टे-कट्टे आदमी ने वांग जिफान को 6 लाख और ट्रांसफर किए। अतिरिक्त 20,000 को मानसिक परेशानी के मुआवजे के तौर पर माना गया। फिर वांग जिफान ने पिस्तौल और कौशल पुस्तक दोनों उसे वापस लौटा दी। वह हट्टा-कट्टा आदमी तुरंत आभार से रो पड़ा। इस कौशल पुस्तक के साथ अब मैं 12 खिलाड़ियों वाले कैटाक्लिज्म कालकोठरी डंगन को चुनौती देने जा सकता हूं। वांग जिफान वहां से जाने ही वाला था, लेकिन जब उसने 12 खिलाड़ियों वाले कैटाक्लिज्म कालकोठरी के बारे में सुना तो उसने इस बारे में पूरी बात साफ-साफ पूछने का फैसला किया। उस हट्टे-कट्टे आदमी को भी उसे बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। पेशेवरों के मंच फोरम पर कैटाक्लिज्म कालकोठरी एक बेहद चर्चित विषय है। कैटाक्लिज्म कालकोठरी लेवल 5 से नीचे के नए पेशेवरों के लिए सबसे कठिन कालकोठरी है। खिलाड़ियों को ज़ोंबी से भरी इस प्रलयंकारी दुनिया में 3 दिनों तक जीवित रहना होता है। चूंकि यहां मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसलिए पेशेवरों द्वारा इसे नौसिखियों का नर्क कहा जाता है। फिर भी कुछ भाग्यशाली लोग इसे सफलतापूर्वक पार करने में कामयाब रहे और उन्होंने ऐसे पुरस्कार जीते जो एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। वांग जिफान समझ गया कि यह ऊंचा जोखिम ऊंचा मुनाफा वाला सौदा है। उसने तुरंत उससे पूछा कि इस 12 खिलाड़ियों वाली कालकोठरी का प्रवेश द्वार कहाँ है। यह सुनकर वह हट्टा-कट्टा आदमी हैरान रह गया। यह संभव तो है, लेकिन जनाब, आप केवल लेवल 2 के हैं। क्या आप वाकई इस ऐसी कालकोठरी को चुनौती देना चाहते हैं जिसके जीवित रहने की दर भी 1% से कम है, और वह भी लेवल 5 की कालकोठरी को?
इस पर वांग जिफान बस हल्का सा मुस्कुराया और फिर वह उस हट्टे कट्टे आदमी के पीछे पीछे कैटाक्लिज्म के पोर्टल पर आ गया। पोर्टल के सामने खड़े अन्य लोगों ने जब देखा कि वह एक कम लेवल का योद्धा है तो उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद एक अपने से उच्च स्तर को चुनौती देने का चेतावनी संदेश वांग जिफान की आंखों के सामने आ गया। वांग जिफान ने बिना सोचे समझे बाकी 11 लोगों के साथ सीधे कालकोठरी में प्रवेश किया। लेकिन कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद सभी को यादृच्छिक रैंडम स्थानों पर भेज दिया गया। सिस्टम ने उसे सुझाव दिया कि साथियों को ढूंढने से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। वांग जिफान ने अपने पैनल पर एक नजर डाली। भले ही वह खुद केवल लेवल 2 का था, लेकिन उसकी विशेषताएं, स्टेट्स और उपकरण दूसरों से कहीं बेहतर थे। ऐसा लगा कि बिना साथियों के बोझ के रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। सिस्टम लगातार चेतावनी के संदेश दिखा रहा था ताकि वह सबसे पहले टीम के उपचारक हीलर के साथ इकट्ठा हो सके। लेकिन वांग जिफान ने इस सलाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह एक टूटे फूटे सुपरमार्केट में आ गया ताकि वह जरूरी पड़ने पर काम आने वाली कुछ रसद सामग्री इकट्ठा कर सके भविष्य की जरूरतों के लिए। पर जैसे ही वह सारे इंस्टेंट नूडल्स समेटने ही वाला था, तभी पहले वाला वह हट्टा कट्टा आदमी अचानक घबराया हुआ अंदर घुस आया। उसके पीछे ज़ोंबीज़ का एक बड़ा झुंड लगातार उसका पीछा कर रहा था। वे सब उसके पीछे पीछे सुपरमार्केट में घुस आए। योद्धा महोदय, आप भी यहाँ हैं। बहुत बढ़िया, अब जान बच जाएगी। तभी वांग जिफान ने अपनी तलवार उठाई और वार किया। उसने अपने सामने के ज़ोंबीज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन भले ही उसने पहले से ही मार गिराया था सबसे पहले घुसने वाले 10 से अधिक ज़ोंबीज़ को, फिर भी लगातार और भी ज़ोंबीज़ अंदर उमड़ते आ रहे थे। वांग जिफान को ज़ोंबीज़ के झुंड में से एक अजीब सी ध्वनि तरंग साउंड वेव सुनाई दी। उसने देखा कि ज़ोंबीज़ के झुंड के बीचों बीच एक विशालकाय ज़ोंबी खड़ा था। वह अजीब ध्वनि तरंग उसकी छाती से निकल रही थी। ज़ोंबीज़ के उस झुंड में एक विशेष प्रकार का ज़ोंबी दिखाई दिया था। उसकी छाती के बीच का गड्ढा ध्वनि तरंगे छोड़ सकता था और फिर लगातार ज़ोंबीज़ की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वांग जिफान वैसे तो अपनी विंड कंट्रोल तकनीक का उपयोग करके तेजी से बाहर निकल सकता था, लेकिन अब ज़ोंबीज़ की भीड़ ने इकलौते निकास द्वार को बंद कर दिया था। इसलिए उसने पहले इस लाउडस्पीकर ज़ोंबी को खत्म करने का फैसला किया। उसने वांग दायोंग से कहा कि वह साधारण ज़ोंबीज़ के इस झुंड को रोक कर रखे और ज़ोंबीज़ का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूरी ताकत से हमला करे, और वह खुद इसके बाद आगे कोई हमला नहीं करेगा। वांग दायोंग को तुरंत डर के मारे ठंडा पसीना आ गया। मुझ जैसा एक कमजोर गनर यह कभी नहीं कर सकता। वांग जिफान भी असहाय महसूस कर रहा था। उसने इशारा करते हुए कहा कि बस 5 सेकंड तक टिके रहना ही काफी होगा। ऐसा कहकर उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला और एक डिस्ट्रीब्यूटेबल पॉइंट को फुर्ती एजिलिटी पर बढ़ा दिया। फिर वांग दायोंग द्वारा ज़ोंबीज़ की भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के पल का फायदा उठाकर वांग जिफान ने हल्के से कुछ कलाबाजियां खाईं और सीधा ज़ोंबीज़ की भीड़ के पीछे कूद गया और फिर पलक झपकते ही तलवार चलाई और उस लाउडस्पीकर ज़ोंबी को मांस के टुकड़ों में काट डाला। जब वांग जिफान को लगा कि वह सफल हो चुका है, तभी अगले ही पल ज़ोंबी कमांडर के मारे जाने के कारण 15 मीटर के दायरे के भीतर के सभी ज़ोंबी हिंसक क्रोधित अवस्था में आ गए। वांग जिफान को तो अब संदेह होने लगा था कि अभी जो ज़ोंबी था वह महज एक चारा झांसा था। उसने लापरवाही से एक वार किया, पास के एक ज़ोंबी को मार गिराया और पाया कि उनकी रक्षात्मक क्षमता स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जरूरी नहीं कि वह अकेले ही सारे ज़ोंबीज़ को खत्म कर पाए। लेकिन एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि वाकई अब कोई नए ज़ोंबी अंदर नहीं आ रहे थे। सुविधा स्टोर के एक कोने से वांग दायोंग लगातार दबाव बना रहा था। योद्धा महोदय, क्या अभी तक नहीं हुआ? कई बार 5 सेकंड बीत चुके हैं। वांग जिफान, जो पहले बाहर भागने ही वाला था, सुविधा स्टोर से बाहर निकलने के लिए बढ़े उसके कदम अचानक रुक गए। वह लगातार खुद को समझाने लगा, यह दुनिया केवल योग्यतम के जीवित रहने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम पर चलती है। एक ऐसे इंसान के लिए खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है जिसका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इस समय भी ज़ोंबीज़ की बाढ़ का सामना कर रहा वांग दायोंग हमेशा की तरह दृढ़ता से मान रहा था कि आप मेरे द्वारा देखे गए सबसे शक्तिशाली पेशेवर हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इन चंद शब्दों ने
वांग जिफान के विचार बदल दिए। इस सबसे शक्तिशाली नाम के सम्मान को बनाए रखने के लिए वांग जिफान ने वांग दायोंग को बचाने का फैसला किया। अपनी वुल्फस्लेयर ब्लेड के दम पर उसने ज़ोंबीज की उस भीड़ के बीच से जबरन एक खूनी रास्ता बना लिया और फिर वांग दायोंग का कॉलर पकड़कर उसे सीधे सुपरमार्केट के दरवाजे की तरफ बाहर फेंक दिया। वांग जिफान ने विंड कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया, अपनी गति को बढ़ाया और ज़ोंबीज के सिरों पर पैर रखते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वह उस तंग सुपरमार्केट से बाहर निकल आया। ज़ोंबीज अब उन दोनों को कभी नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन वे दोनों अभी बगल की सड़क पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। वे उनके पीछे मदद के लिए चिल्लाए। उसका पीछा करने वाला वास्तव में एक विशाल शेर राजा था। वांग जिफान ने अभी अभी भेड़िए को मारने वाले व्यक्ति को बुलाया ही था कि उस आदमी का शरीर शेर राजा ने एक ही घूंसे में चकनाचूर कर दिया। लेकिन शेर राजा उस आदमी को मारने के बाद सीधे चला गया। उसने अपने सामने मौजूद दोनों लोगों पर हमला नहीं किया। वांग जिफान ने मुड़कर उस आदमी को देखा और पाया कि उसने अपने हाथ में कोई चीज कसकर पकड़ी हुई थी। तभी चारों तरफ से और भी लोग बाहर आने लगे। उनमें से नंबर 10 नाम का एक शूटर था, जिसने उन्हें अपने सुरक्षित घर में आने का निमंत्रण दिया। रास्ते में उसने उन दोनों को इस क्षेत्र के ज़ॉम्बीज के बारे में भी बताया। असली खतरा तो अभी वाला वह शेर राजा था। वांग जिफान को समझ नहीं आ रहा था कि शेर राजा ने उस पर हमला क्यों नहीं किया। बाद में उसने बताया कि शेर राजा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक एक बार शिकार करता है। उन दो समय अवधियों में बिना संक्रमितों वाले बंद कमरों में छिपने से आमतौर पर उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर शेर राजा ने उस दिन पर्याप्त लोग नहीं मारे तो वह अन्य समय पर भी बाहर आ जाएगा। वैसे भी एक दिन में 2 लोगों का मरना तय है। इसके बाद वांग जिफान और अन्य लोग नंबर 10 के पीछे सुरक्षित घर में आ गए। वहां उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन पर आपूर्ति और स्टॉक का रिकॉर्ड देखा, लेकिन मिनरल वाटर दवाओं और भोजन दोनों से अधिक महंगा था। वांग जिफान को संदेह हुआ कि यहां शायद साफ पानी की कमी है। लेकिन जैसे ही उसने नल की तरफ हाथ बढ़ाया, पास खड़े आदमी ने उसे टोक दिया, अगर पानी चाहिए तो किसी दूसरी मंजिल पर जाओ, घर का पानी बहुत पहले ही गंदा हो चुका है। वांग जिफान ने जवाब दिया कि वह समझ गया और पूछा कि वह क्या देख रहा है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जिफान को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है। तभी अगले ही पल वॉशबेसिन के छेद से अचानक एक काली जड़ धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। इस अजीब दृश्य को देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए। वांग जिफान को याद आया कि यह काली जड़ पहले शेर राजा द्वारा हमला किए गए उस आदमी के हाथ में भी थी। इसके बाद सुरक्षित घर के खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा हुए और पैनल को देखकर सबके चेहरे लटक गए। कुछ लोगों के पास मौजूद पॉइंट्स एक लंच बॉक्स खरीदने के लिए भी काफी नहीं थे। वांग जिफान ने पहले ज़ॉम्बीज को मारकर काफी पॉइंट्स कमाए थे, इसलिए उसने मिनरल वाटर का आधा स्टॉक एक ही बार में बदलने का फैसला किया। बाकी खिलाड़ियों को लगा कि वह पागल हो गया है। क्या पॉइंट्स को इस तरह बर्बाद किया जा सकता है? क्या वह खुद को कोई अमीर समझता है? इस तरह के गेम में वॉरियर्स योद्धा सबसे आसानी से मरते हैं। उसके साथ सुख दुख झेलने वाले वांग दायोंग ने तुरंत पलटवार किया। अगर वह वॉरियर है तो क्या हुआ? वह बहुत शक्तिशाली है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तभी नंबर 10 ने बात आगे बढ़ाई। तो फिर ठीक है, आज रात उसे ही दरवाजे पर पहरा देने दो। आखिर वॉरियर्स का काम मॉन्स्टर्स राक्षसों को रोकना ही तो होता है। वांग जिफान का मानना था कि जब सब घर के अंदर छिपे हैं तो किसी को दरवाजे पर पहरा देने की क्या जरूरत है। लेकिन नंबर 10 ने कहा कि वे यह आजमा चुके हैं। यहाँ के संक्रमित दिखने में भले ही धीमे चलते हों, लेकिन अगर रात में उन्हें साफ न किया जाए तो वे और ज्यादा इकट्ठा होते जाएंगे और देरसबेर दरवाजा तोड़ देंगे। अगर सुबह होने तक घर के अंदर संक्रमित बचे रहे तो शेर राजा सीधे अंदर आ जाएगा। इसलिए चाहे तुम चाहो या न चाहो, इस दरवाजे पर पहरा देने की बारी तुम्हारी ही है। वांग जिफान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दरवाजे पर पहरा देना? तुम लोग अपनी चिंता करो कि आज रात जिंदा बच पाओगे या नहीं। और सच में जैसे ही रात ढली, बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज दरवाजे पर इकट्ठा हो गए, जबकि वांग जिफान ने बड़ी आसानी से ही सारे ज़ॉम्बीज को काट डाला। तभी नंबर 10 अचानक बाहर निकला
और कहा कि वह कुछ पानी ढूंढने जा रहा है। वांग जिफान बहुत हैरान हुआ। क्या मॉन्स्टर्स को मारने से मिले पॉइंट्स से पानी नहीं बदला जा सकता? दरवाजे के पीछे खड़े दूसरे आदमी ने अब नाटक करना छोड़ दिया। क्या तुम सच में मानते हो कि वे थोड़े से पॉइंट्स काफी हैं? वैसे भी शेर राजा की नजर सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले इंसान पर होती है। सच्चाई जानने के बाद वांग दायोंग तुरंत बाहर भागा। उनकी मदद मत करो, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए उससे कहा, अब कोई फायदा नहीं है, उसने इतने पॉइंट्स कमा लिए हैं। वांग जिफान को तब जाकर पता चला कि साधारण खिलाड़ी बिल्कुल भी मजबूत नहीं हैं। लेकिन पॉइंट्स को कोई भी फालतू खर्च करने की हिम्मत नहीं करता, और मॉन्स्टर्स को साफ करने का सारा काम उस पर डाल दिया गया था। असल में वे एक बलि का बकरा ढूंढ रहे थे। तुम लोगों ने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया है। बेहतर होगा कि इसके अंजाम के बारे में सोच लो। रही बात अंत की, तो वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा तुम लोग चाहते हो। समय देर रात का हो चुका था। वांग जिफान सपने में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। सपने में उसकी स्किल का स्तर बढ़कर लेवल 2 हो गया था। लेकिन तभी गुर्राहट की आवाजों ने शांत रात को भंग कर दिया। नंबर 10 और अन्य लोगों ने पहचान लिया कि वह शेर राजा की आवाज थी। लेकिन घर के अंदर तो कोई संक्रमित नहीं था। फिर लाशों का राजा कैसे आ सकता है? अभी उनकी बात खत्म ही हुई थी कि दिन में वांग जिफान के साथ वॉश बेसिन के पास जड़ ढूंढने वाला वह आदमी जॉम्बी में बदल गया। तभी उन लोगों के सिर के ऊपर की छत अचानक ढह गई। एक लाशों का राजा आसमान से नीचे गिरा और सबके सामने प्रकट हो गया। नंबर 10 और अन्य लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। अच्छा हुआ कि सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स वांग जिफान ने मारे थे। इस बार वह पक्का मरेगा। शुक्र है कि एक बलि का बकरा मिल गया था। लेकिन अगले ही पल शेर राजा ने मौके पर ही नंबर 10 का सिर मरोड़कर अलग कर दिया और फिर उसे अपने मुंह में डालकर सीधे निकल गया। इस काली जड़ ने पूरी इमारत के पानी के स्रोत को दूषित कर दिया था। इसके संपर्क में आने वाले लोगों को शेर राजा ढूंढकर मार डालता था। अंत में या तो शेर राजा उन्हें एक घूंसे से कीमा बना देता था, या फिर शेर राजा उनका सिर बेरहमी से उखाड़ देता था और फिर मुंह में डालकर एक ही बार में निगल जाता था। मारे गए ये सभी खिलाड़ी पानी के स्रोत से जुड़े लोग थे। वे शुरुआत में पागलों की तरह पॉइंट्स इसलिए कमा रहे थे ताकि थोड़ा और पानी बदल सकें। जब पॉइंट्स भी कम पड़ने लगे, तब जाकर उन्होंने पानी के स्रोत को छूने का खतरा मोल लिया। लेकिन पानी के सभी स्रोतों के पास वह काली जड़ उग आती थी। आखिरकार उन्हें लगा कि ज्यादा पॉइंट्स होने की वजह से शेर राजा की नजर उन पर है। जिफान को नहीं पता था कि इन काली जड़ों और शेर राजा के बीच वास्तव में क्या संबंध है। इसलिए उसने शेर राजा के सामने ही वॉश बेसिन की उस काली जड़ को काट दिया। शेर राजा को इससे कोई गहरा झटका लगा और उसने सीधे वांग जिफान पर हमला कर दिया। वांग जिफान और बाकी के खिलाड़ी सभी जान बचाने के लिए मंजिल के गलियारे की तरफ भागे। उसने सभी को पानी के स्रोत से दूर रहने को कहा और खुद पीछे का मोर्चा संभालने के लिए रुक गया। जल्द ही शेर राजा पीछा करते हुए संकरे गलियारे में आ गया। वांग जिफान के रुकने का मकसद शेर राजा को मारना ही था, चाहे शेर राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वहां के इलाके ने निश्चित रूप से उसकी हरकतों को सीमित कर दिया होगा। हालांकि वांग जिफान और शेर राजा के बीच कुछ राउंड के मुकाबले के बाद उसे पता चला कि शेर राजा की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर सच में आमने सामने की टक्कर हुई तो बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। वांग जिफान तुरंत मुड़ा और गलियारे के अंत की ओर भागा। आखिरकार वह शेर राजा को एक बंद गली में ले आया और रुक गया। अब शेर राजा उससे सिर्फ आधे कदम की दूरी पर था। लायन किंग के शक्तिशाली मुक्के से बचने के बाद वह लायन किंग द्वारा मुक्का मारने के बाद जल्दी से अपनी रक्षा में वापस न आ पाने के पल का फायदा उठाकर उसकी आंख पर वार करना चाहता था। उसने सोचा नहीं था कि लायन किंग के दूसरे हाथ ने चाकू को रोक दिया। यह प्रतिक्रिया की गति और अनुमान लगाने की क्षमता, इसने वांग जिफान के पसीने छुड़ा दिए। वह तुरंत उस बंद गली से बाहर भाग गया और लायन किंग के पीछे आ गया। लेकिन इस पल लायन किंग बिल्कुल शांत खड़ा था। अचानक वह ऐसे स्तब्ध रह गया जैसे अंधा हो गया हो। यह देखकर वांग जिफान चुपके से छिप गया पास के एक कबाड़खाने के अंदर। लेकिन अगले ही पल बाहर लायन किंग अचानक पागल हो गया और उसने कबाड़खाने की दीवार तोड़ दी। वांग जिफान बहुत हैरान हुआ।
वह साफ तौर पर लायन किंग की नजरों से दूर जा चुका था। फिर भी लायन किंग ने उसे कैसे ढूंढ लिया? जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक पीछे से एक साधारण ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया। वांग जिफान ने बिना कुछ सोचे समझे मुड़कर उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन तभी लायन किंग फिर से अंधे की तरह हर तरफ अपने शिकार को ढूंढने लगा। पर इस समय वांग जिफान असल में उस गड्ढे के ठीक नीचे छिपा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि लायन किंग अचानक देखना बंद कर दिया था। असल में ये संक्रमित जीव उसके लिए रास्ता देख रहे थे। कारण पता चलने के बाद वांग जिफान तुरंत कबाड़खाने से बाहर निकला और कॉरिडोर में बचे हुए सभी साधारण ज़ॉम्बीज़ को साफ कर दिया। इसी समय पूरी इमारत के पानी के पाइप अचानक फट गए। बड़ी मात्रा में गंदा पानी कमरों से बाहर बहने लगा, यहां तक कि कॉरिडोर का पूरा रास्ता भी डूबने लगा। वे संक्रमित खिलाड़ी एक एक करके बदलने लगे। उनके शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगे और वे साधारण ज़ॉम्बीज़ का हिस्सा बन गए। इसके बाद वांग जिफान, वांग दायोंग और बाकी लोग कॉरिडोर में मिले और अब उसे इस संकट से निकलने का रास्ता मिल गया था। कमरे की लाइटें अभी बुझी नहीं थीं। इसका मतलब था कि बिजली थी, इसलिए इमारत की लिफ्ट अभी भी काम कर सकती थी। यह सोचते ही वांग जिफान तुरंत लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन उस पीले बालों वाले लड़के ने उसे रोक लिया। उसे डर था कि कहीं वांग जिफान लायन किंग को ज्यादा गुस्सा न दिला दे और वह खुद भी खतरे में पड़ जाए। वांग जिफान के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गंदे पानी से दूर रहो। यह कहकर वह लिफ्ट के दरवाजे की तरफ भाग गया। लायन किंग ने भी वांग दायोंग और बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। वह सिर्फ वांग जिफान को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन जैसे ही लायन किंग के पंजे लिफ्ट के दरवाजे के अंदर घुसने वाले थे, वह अचानक बंद हो गया और दरवाजे पर सिर्फ 4 साफ दिखाई देने वाले खरोंच के निशान रह गए। वांग जिफान ने फिर वॉल्फस्लेयर ब्लेड से लिफ्ट की छत को काट दिया और फिर लिफ्ट की छत पर खड़े होकर शांति से लायन किंग के आने का इंतजार करने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, लायन किंग वांग जिफान को पकड़े बिना हार मानने वाला नहीं था। उसके पास देखने की क्षमता नहीं थी। वह एक अंधे की तरह लिफ्ट की दीवार पर चढ़ गया। वांग जिफान लिफ्ट और दीवार के बीच के संकरे गैप में छिप गया और लायन किंग के साथ लुकाछिपी खेलने लगा। वह सावधानी से दीवार के सहारे ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि लिफ्ट इतनी खराब हो चुकी थी कि टूटने की कगार पर थी और ऊपर केवल 2 केबल ही उसे थामे हुए थे। वांग जिफान ने पास के एक प्लेटफॉर्म पर पत्थर फेंका। बिना आंखों वाले लायन किंग ने वह आवाज सुनी और तुरंत दीवार से कूदकर लिफ्ट के ऊपर आ गया। लेकिन ठीक इसी पल वांग जिफान ने उन केबलों में से एक को काट दिया, जिससे पूरी लिफ्ट का संतुलन अचानक बिगड़ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग जिफान ने एक ही वार में लायन किंग के शरीर पर कट लगा दिया। लायन किंग ने तुरंत दूसरी केबल को पकड़ लिया और फिर एक मुक्के से वांग जिफान को कुचलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इस बेहद शक्तिशाली हमले ने उल्टा लायन किंग की कमजोरी को उजागर कर दिया। इस मुक्के से बचने के बाद वांग जिफान ने सीधे अपनी तलवार से उस पर वार किया। इस वार से लायन किंग किसी भी तरह बच नहीं सकता था। जैसे ही वॉल्फस्लेयर ब्लेड नीचे गिरा, लायन किंग का आधा शरीर वांग जिफान द्वारा वहीं काट दिया गया। इसके बाद वांग दायोंग और बाकी लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अकेले ही ज़ोंबी किंग को मार डाला है। वांग जिफान को यह बहुत अजीब लगा कि ज़ोंबी किंग को मारने के बाद भी उन्हें अभी तक गेम पूरा होने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला था। तभी अचानक सिर के ऊपर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अनगिनत साधारण ज़ॉम्बीज़ और काली जड़ें उनकी तरफ नीचे आने लगीं और ये वही ज़ॉम्बीज़ थे जिन्हें वांग जिफान पहले ही मार चुका था। वांग जिफान को समझ आ गया कि ज़ोंबी किंग को मारना इस डंजियन का अंत नहीं था, चाहे वह पानी का स्रोत हो या वे जड़ें या फिर वे ज़ॉम्बीज़ और ज़ोंबी किंग, यह सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। वांग जिफान कॉरिडोर की काली जड़ों का पीछा करते हुए लड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने वांग दायोंग और बाकी लोगों को पहले जाने के लिए कहा और खुद अकेले इस भूमिगत जगह पर आ गया। वह जितना गहरा जाता गया, कॉरिडोर में जड़ें उतनी ही बढ़ती गईं। आखिरकार वांग जिफान एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो पूरी तरह जड़ों से भरा हुआ था। उसने अनजाने में अपनी नाक बंद कर ली ताकि उस भयानक बदबू से बच सके। कमरे के आखिरी छोर पर एक घिनौना और बहुत बड़ा मांस का लोथड़ा ट्यूमर था, जो घने दांतों और आंखों से ढका हुआ था।
यही इस पूरे डंजियन का आखिरी और अंतिम बॉस था। लेकिन इस बॉस की जड़ों के हमले का दायरा बहुत बड़ा था। ऊपर से वह साधारण ज़ॉम्बीज़ को नियंत्रित करके पीछे से वांग जिफान पर हमला करवा रहा था, ताकि वांग जिफान के बचने की जगह को कम किया जा सके। जल्द ही वांग जिफान के पैर को जड़ों ने जकड़ लिया। वह बस एक पल के लिए रुका ही था कि पीछे से ज़ॉम्बीज़ का झुंड उस तक पहुंच गया। जिफान ने तेजी से जड़ों को काट दिया और पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर दिया। अब उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ने का रास्ता खोजना था, नहीं तो ज्यादा देर होने पर वह थककर मारा जाता। तभी अचानक वांग जिफान की नजर पीछे लगे बिजली के डिब्बे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर पड़ी। एक तरफ वह बॉस को हमले के लिए उकसाता रहा और दूसरी तरफ वह बिजली के डिब्बे की ओर भागा। जैसा कि उम्मीद थी, वह बदसूरत चीज पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और अपनी जड़ों को पूरी ताकत से फैलाने लगी। यह देखकर चांग जिफान ने तुरंत बिजली के डिब्बे के ऊपर के तारों को खींचकर तोड़ दिया और उन्हें गंदे पानी में फेंक दिया, जिससे पूरे कमरे में बिजली का करंट फैल गया। न केवल उस मांस के लोथड़े के बीच का बदसूरत इंसानी चेहरा, बल्कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी सभी लंबे समय के लिए लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड हो गए। उस मांस के लोथड़े के मुंह से एक ज़ोंबी क्रिस्टल कोर बाहर निकला। वांग जिफान ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और वॉल्फस्लेयर ब्लेड से उस क्रिस्टल कोर के 2 टुकड़े कर दिए। जल्द ही पूरे कमरे में फैले हुए वे मांस के लोथड़े और जड़े डेटा में बदलकर गायब हो गए और फिर पूरी तरह मिट गए। बधाई हो, आपने कैटाक्लिस्म डंजियन को पार कर लिया है। सिस्टम जल्द ही आपके पुरस्कारों का हिसाब लगाएगा। इसके बाद आंखों के सामने एक एपिक लेवल का चेस्ट और 2 सिल्वर चेस्ट दिखाई दिए। वांग दायोंग जानता था कि वह सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाया है क्योंकि वांग जिफान वहां था। यह योद्धा बिल्कुल भी लालची नहीं था। उसने सीधे सिल्वर चेस्ट में से एक को चुन लिया। लेकिन जैसे ही वांग दायोंग डंजियन से बाहर निकला, दूसरे खिलाड़ी की नजर उस एपिक चेस्ट पर टिक गई। हालांकि तभी उसे अपने पीछे एक बहुत ही खतरनाक कातिलाना इरादा महसूस हुआ और उसने तुरंत मुड़कर पास वाले सिल्वर चेस्ट को चुन लिया। शायद यह निचले स्तर का चेस्ट ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। तीनों खिलाड़ियों द्वारा अपना पुरस्कार लेकर डंजियन से बाहर जाने के बाद वांग जिफान ने आखिरकार उस एपिक लेवल के चेस्ट को खोला। उपकरण जो दूसरे लोग 0.01% की संभावना से प्राप्त करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कालकोठरी डंजन के पुरस्कारों को 100% खुद चुन सकता है। अब वांग जिफान ने प्रलय कैटैक्लिस्म कालकोठरी को पूरी तरह से पार कर लिया है। उसके पास सामान्य पुरस्कारों को छिपे हुए पुरस्कारों से बदलने का अवसर है। महाकाव्य एपिक गुणवत्ता का खजाना तिजोरी खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने क्रमशः हरे, नीले और नारंगी रंग के उपकरण दिखाई दिए। वांग जिफान ने बिना समय गवाए पौराणिक लेजेंडरी श्रेणी की होली जजमेंट हैंडगन को चुना। बाकी बचे 2 अवसरों में उसने कोई नया विकल्प नहीं चुना, बल्कि 2 नीले रंग के उत्कृष्ट रैर श्रेणी के उपकरणों को बदल दिया। वैसे भी इन उपकरणों की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं थी। वह होली जजमेंट हैंडगन उसका कर्ज चुकाने के लिए काफी थी। इसलिए वांग जिफान लगातार बड़बड़ा रहा था। वह सिंहराज और सुअर की विशेष क्षमताओं को पाना चाहता था। तभी अगले ही पल उसकी आंखों के सामने साझा शेयर्ड दुनिया और चेतना नियंत्रण माइंड कंट्रोल की 2 क्षमताएं दिखाई दीं। वांग जिफान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नियम के अनुसार मिशन के पुरस्कार शुरुआत से ही तय होने चाहिए थे। यहां तक कि छिपे हुए पुरस्कारों के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बात सुन ली हो और उनकी संबंधित क्षमताओं को बदलकर मुझे दे दिया हो। यहां तक कि परिणाम सेटलमेंट भी दे दिया। वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई पीछे से लगातार मुझ पर नजर रख रहा हो। वांग जिफान ने देखा कि उस बॉस के नीचे छिपी जगह पर एक कंटेनर था। उस पर एक अजीब सा पैटर्न भी बना हुआ था। ग्रे जीव आमतौर पर केवल क्षेत्र की सतह पर रहते हैं, तो वे कालकोठरी में कैसे प्रवेश कर सकते थे? इसलिए यह सुअर निश्चित रूप से किसी के द्वारा जानबूझकर यहां लाया गया था, चाहे वह कालकोठरी के भीतर के जीव हों या फिर कालकोठरी के अंत में मिलने वाले पुरस्कार। वांग जिफान को हर चीज में इंसानी हेरफेर के निशान महसूस हो रहे थे। अंत में वह एक भयानक निष्कर्ष पर पहुंचा। शायद हुईयू खुद भी इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। अब वांग जिफान ने बिसात के एक कोने को छू लिया था। चाहे वह हुईयू हो या उसके पीछे का संगठन, उसे इसके पीछे का सच हर हाल में खोजना होगा। प्रलय काल कोठरी को पार करने के बाद
वांग जिफान का स्तर लेवल एक साथ 2 अंक बढ़ गया। उसकी बुनियादी तलवारबाजी का स्तर बढ़कर 4 हो गया। सपनों में सुधार, ड्रीम रिफाइनमेंट और वायु नियंत्रण विंड कंट्रोल की कला भी स्तर 2 पर पहुंच गई। उसने पौराणिक श्रेणी के हथियार होली जजमेंट हैंडगन को ऑनलाइन नीलामी के लिए रख दिया। महज 1 मिनट बीतने पर ही उसकी बोली 3.4 मिलियन तक पहुंच गई। अंत में सौदा 3.6 मिलियन की कीमत पर तय हुआ। लेकिन खरीदार ने सामान की आमने सामने जांच करके लेन देन करने की मांग की। कालकोठरी की इस यात्रा ने न केवल वांग जिफान को स्तर 4 पर पहुंचा दिया था, बल्कि उसे 2 नए कौशल स्किल्स भी दिलाए थे। और इसके साथ ही उसका 5 मिलियन का कर्ज भी चुकता हो गया। अब उसके पास वास्तव में इस्तेमाल करने के लिए कई मजबूत तुरुप के पत्ते थे। कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद वांग जिफान सीधे पेशेवरों के व्यापार केंद्र प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेंटर पहुंचा। उसने सूट पहने हुए एक व्यक्ति के साथ लेनदेन पूरा किया। मैंने सुना है कि एक कम स्तर का योद्धा है जिसने पहले भी किसी को उच्च श्रेणी का सामान बेचा था। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम ही हो। वांग जिफान ने उसे अपने काम से काम रखने की सलाह दी। तुम यहां सामान खरीदने आए हो या मेरे अतीत की जांच करने आए हो? उस व्यक्ति ने लगातार पूछताछ जारी रखी। नियम के अनुसार इस तरह का सामान तुम्हारे हाथ नहीं लगना चाहिए था, है ना? वांग जिफान ने उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी दी और वहां से चला गया। वांग जिफान ने 5 मिलियन का पूरा कर्ज चुका दिया था। अब उसके पास केवल 200 से अधिक रुपए बचे थे। वह आराम करने के लिए घर जाना चाहता था। तभी उसने एक बड़े दर्पण वाइड एंगल मिरर में देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह जानबूझकर एक बंद गली डेड एंड की तरफ बढ़ गया। तभी वे 2 पीछा करने वाले आदमी वहां पहुंचे और तुरंत वहीं स्तब्ध रह गए। इस समय वांग जिफान छत पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। उसने मन में सोचा कि इतने खराब स्तर के साथ भी लोग पीछा करने की हिम्मत करते हैं। वह खुद एक कम स्तर का योद्धा था, लेकिन वह हमेशा शीर्ष स्तर के उपकरण बेचने में कामयाब रहता था। लंबे समय में यह वास्तव में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था। ठीक इसी समय वांग जिफान ने हुइयू प्रबंधन ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट का भर्ती विज्ञापन देखा, जिससे उसके मन में विचार आया कि अगर उसे ब्यूरो के बाहरी एजेंट की पहचान मिल जाए तो कोई भी उसके उपकरणों के स्रोत पर ध्यान नहीं देगा। इसके बाद वांग जिफान हुइयू प्रबंधन ब्यूरो के मुख्य हॉल में पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से उच्च मूल्य वाले बाहरी मिशनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर यह प्रदर्शित हुआ कि वह एक स्तर 4 का योद्धा है, पूरे ब्यूरो हॉल में तुरंत उपहास और हंसी की आवाजें गूंज उठीं। क्या यह पागल है, इस स्तर के साथ भी उच्च मूल्य वाले मिशन लेने की हिम्मत कर रहा है? अगर पात्रता का पैमाना इतना कम होता तो यहां बाहरी एजेंटों की कभी कमी ही नहीं होती। कोई भी एरागैरा यहां भीड़ बढ़ाने चला आता है। इस शोर शराबे ने तुरंत उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर का ध्यान खींचा। यह कैसा शोर मचा रखा है? रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि एक स्तर 4 का योद्धा उच्च मूल्य वाले बाहरी मिशन को लेना चाहता है। उपनिदेशक ने उस पर एक सरसरी नजर डाली। एक स्तर 4 का योद्धा? मेरा समय बर्बाद मत करो। वैसे भी हाल ही में ग्रे जोन स्थिर है। हमें अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता नहीं है। वांग जिफान जानता था कि स्थिति बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। बेहतर होगा कि आप इतनी बड़ी बातें न करें। आज प्लाजा के पास निश्चित रूप से एक ग्रे जोन का प्रकोप होगा। यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के ठंडे पसीने छूट गए। उपनिदेशक ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, नौजवान, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? वांग जिफान जानता था कि वह इस समय उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने बस हाथ हिलाया और हॉल से बाहर चला गया। जाते जाते उसने आखिरी शब्द कहे, जब अलार्म बजेगा तो आप मुझे वापस बुलाने आ सकते हैं, लेकिन उस समय कीमत यह नहीं होगी। लेकिन उपनिदेशक ने वांग जिफान को केवल एक ढोंगी और अफवाह फैलाने वाला समझा। वास्तव में वांग जिफान को जब यह आभास हुआ कि हुइयू इंसानों द्वारा निर्मित हो सकता है, तो उसने हाल ही के हुइयू की घटनाओं के समय का विशेष रूप से पुनर्गठन और विश्लेषण किया था। छोटे पैमाने के ग्रे जोन सबसे आसानी से भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देते हैं, जबकि बड़ी कालकोठरियां पहले से खोजे गए ग्रे जोन के पास विकसित होना पसंद करती हैं। और हालिया घटनाओं के घटने का क्रम प्लाजा के आसपास के क्षेत्रों से शुरू होकर प्लाजा के केंद्र की ओर केंद्रित हो रहा था। इसके अलावा हाल की कुछ घटनाओं के बीच के समयांतराल को देखते हुए वांग जिफान ने अनुमान लगाया कि इस बार यहां ग्रे कोहरे का आक्रमण होना चाहिए।
और ठीक आधे घंटे के बाद प्रबंधन ब्यूरो के हॉल में वास्तव में आक्रमण का अलार्म गूंज उठा। उसी समय प्लाजा के दूसरी तरफ केंद्र में एक काला और घना कोहरा तेजी से इकट्ठा होने लगा। वांग जिफान का इरादा इस ग्रे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने का था, ताकि प्रबंधन ब्यूरो को स्वाभाविक रूप से पता चल जाए कि उसकी असली कीमत क्या है। जल्द ही एक विशाल वस्तु आसमान से नीचे गिरी और सीधे एक इमारत के ऊपर जाकर टकराई। चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। उस राक्षस की पीठ पर विशाल पत्तियां उगी हुई थीं, जबकि उसके शरीर का निचला हिस्सा एक विशाल बेल क्रॉलर जैसा था, जो पास के इंसानों के शिकार के लिए लगातार अपने जाल फैला रहा था। उनमें से एक व्यक्ति बहुत धीमी गति से भागने के कारण राक्षस द्वारा हवा में जकड़ लिया गया था। ठीक उसी समय हुईयू प्रबंधन ब्यूरो की 3-4 विशेष गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचे। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और भीतर प्रवेश करने के लिए तैयार थे। लड़ाकू दस्ते के कमांडर ने तुरंत लोगों को पहले बचाने का आदेश दिया। उन्होंने राक्षस को दबाने के लिए तोपखाने, आर्टिलरी भी बाहर निकाल लिए थे और राक्षस पर लगातार भारी गोलाबारी शुरू कर दी। तभी एक पेशेवर हाथ में खंजर लिए हुए बंधक को बचाने के लिए राक्षस के बाजू से भीतर घुसने का प्रयास करने लगा। लेकिन ठीक इसी समय उस बंधे हुए व्यक्ति का शरीर अचानक विकृत होने लगा। उसके मुंह से अनगिनत जड़ें बाहर निकलने लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। उस पेशेवर ने तुरंत अपने कप्तान को सूचित किया। बंधक की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। यह सुनकर उस महिला ने तुरंत उसे वापस लौटने का आदेश दिया। इस चीज के करीब नहीं जाया जा सकता। इस पर केवल दूर से ही हमला किया जा सकता है। और लगातार भारी गोलाबारी करते रहने के कारण उनका गोला बारूद भी अब खत्म होने की कगार पर था। व्यक्ति ने तुरंत उपनिदेशक से संपर्क किया। प्लाजा में सूखी रक्तलता पर केवल दूर से ही गोली चलाई जा सकती है। अभी पर्याप्त गोलाबारी नहीं है। सहायता का अनुरोध करें। उपनिदेशक कुछ देर के लिए चुप रहे और कहा, तुम पहले वहां स्थिति को संभालो। अगर वह योद्धा जो अभी अभी ब्यूरो में आया है दिखाई दे तो उसे तुरंत वहीं रोक लेना। मैं खुद। लेकिन अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महिला की आंखों के सामने बिजली जैसी तेज एक परछाई कौंध गई। रास्ते की सभी लताओं को वांग जिफान ने पूरी तरह से काट दिया था। वे लताएं जिन्हें विशेष गोलियां भी नहीं भेज सकती थीं, उन्हें इस आदमी ने एक ही वार में काट दिया। क्या यह कोई ऐसा काम है जो एक योद्धा कर सकता है? महिला ने वांग जिफान को पहचान लिया। यहां बहुत खतरा है। अगर तुम यहां बने रहे तो यह ब्यूरो को ग्रेजोन के राक्षसों से निपटने में बाधा डालेगा। वांग जिफान ने पलटकर उनसे पूछा, क्या आप लोग मुख्य सेना के आने तक टिक पाएंगे, जबकि मैं अकेले ही इस ग्रेमिस्ट डंजियन को खत्म कर सकता हूं? इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अब आइए कुछ विवरणों का विश्लेषण करते हैं। वांग जिफान को कैटाक्लिज्म डंजियन से मिला कौशल साझा दुनिया। इसकी क्षमता लायन किंग की क्षमता जैसी ही है। यह पास के निचले स्तर के जीवों के पूरे दृश्य को साझा कर सकता है, जबकि कॉमिक्स में चेतना नियंत्रण के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि यह क्षमता भी मदर पिग जैसी ही हो। यह मानसिक रूप से अपने से कमजोर पास के जीवों को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा सूखी रक्तलता वास्तव में केवल एक निचले स्तर का ग्रेमिस्ट राक्षस है। लेकिन अगर ग्रेजोन ब्यूरो बंधकों को बचाना चाहता है तो उन्हें कम से कम एक स्क्वाड्रन की ताकत भेजनी होगी। लेकिन अगर वे भारी कीमत पर बाहरी पेशेवरों को काम पर रखते हैं तो पेशेवर का स्तर कम से कम लेवल 8 से अधिक होना चाहिए, जबकि वांग जिफान केवल लेवल 4 होने पर ही ऐसा कर सकता था। इसके अलावा सूखी रक्तलता को दुश्मनों के पास आने का एहसास आंखों से नहीं होता, बल्कि जमीन के नीचे इसकी मजबूत और विकसित जड़ों पर निर्भर करता है, जो कंपनों को महसूस करती हैं। जैसे ही किसी असामान्यता का पता चलता है, यह जानकारी मुख्य शरीर को वापस भेज देती है ताकि वह प्रतिक्रिया कर सके।